नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री 15 अगस्त को देहरादून पुलिस लाइन के बाद भराड़ी सैन स्थित विधानसभा भवन करेंगे ध्वजारोहण। विभिन्न विभागीय योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के समाधि स्थल पर अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। डिजिटल इंडिया के तहत मुख्यमंत्री ने विकास भवन और सदर तहसील कार्यालय में किया ई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ। नई प्रणाली के इस्तेमाल से जनता की समस्याओं के निवारण में तेजी लाने का प्रयास। आयकर में संगठनात्मक सुधारों की प्रक्रिया का देश भर में स्वागत। मुख्य आयकर आयुक्त से लेकर आम जनता और उद्योग संघ के फैसले को बताया ऐतिहासिक। अब करदाताओं की गरिमा, मामलों की संवेदनशीलता और आयकर विभाग की जवाबदेही होगी सुनिश्चित। और मौसम विभाग ने 15 अगस्त को देहरादून, टिहरी और नैनीताल में भारी बारिश की जताई संभावना। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। पहाड़ों में कई जगहों पर भूस्खलन और मार्ग बाधित होने से जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पहली बार यहां ध्वजारोहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल गैरसैंण जाएंगे और भराड़ी सैन स्थित विधानसभा भवन में ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही भराड़ी सैन स्थित कोविड केयर सेंटर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 16 अगस्त को मुख्यमंत्री पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कल 15 अगस्त को देहरादून जो राजधानी का मुख्य कार्यक्रम होता है, उसके पश्चात गैरसैंण जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी अधिसूचित हुई है, वहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। इसके अलावा अगले दिन 16 अगस्त को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है। वहाँ से 7-8 किलोमीटर पैदल है दूधातोली पहाड़ पर बुग्याल में, फिर वहां जाने का प्रोग्राम है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज विधानसभा परिसर में 101 फीट ऊंचे तिरंगे के आधार स्तंभ के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर और संवैधानिक पीठ कहलाता है। ऐसे में यह आधार स्तंभ राष्ट्र सम्मान का संदेश देगा। देखिए, अपनी आन बान शान का प्रतीक तिरंगा, जिसको लेके हमारे देश के जाबाज अपनी देश की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। उस तिरंगे का 101 फीट मेरे इस विधानसभा परिसर में भी वो फहरे। ये आज उसका हमने यहाँ पे स्थापना के लिए संकल्प लिया था और आज उसका शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इससे जहाँ हमारी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भावनाएं हमारी जागृत होंगी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाले आज़ाद हिंद फौज के 102 वर्षीय सिपाही डॉक्टर अनूप सिंह आज हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बाजपुर के भट्टपुरी निवासी डॉक्टर अनूप सिंह ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रभावित होकर साल 1943 में महज 25 साल की उम्र में वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। उन्हें सैनिकों की चिकित्सा सुविधा का जिम्मा सौंपा गया। इससे पहले वो इंडियन नेशनल आर्मी के सिपाही थे। डॉक्टर अनूप ने बताया कि साल 1943 से 1944 के बीच जब जंग के दौरान जापान से सहायता मिलना बंद हो गई थी, तो जुलाई 1945 में दूसरे सैनिकों के साथ उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें रंगून जेल में रखा, जहां उन्हें अन्य सैनिकों के साथ काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ी। 20 फरवरी 1946 में उन्हें कोलकाता के जिगर कैंप में छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि जिस समय उन्हें छोड़ा गया था, तभी उन्होंने भगवान की सेवा के साथ ही चिकित्सा के माध्यम से देश की सेवा करने का प्रण लिया। भाई आजाद हिंद फौज में तो मैंने आपको बोल दिया कि जहाँ से चल पे तो मुड़ के जो उन्होंने बरखिलाफ हो गए, अंग्रेज़ों के बरखिलाफ हो गए, तो फिर साडा ब्रिगेड पहला जड़ा उत्थे खड़ा कुला लंबर, रोज स्टार, सुंगे पठानी तो ईपू तक उस एरिए दे विच पहला जड़े ब्रिगेड जड़ा खड़ा किया IN का। IN का मैं जवान हूँ, फिर IN में आ गए
केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास भवन देहरादून और सदर तहसील कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मुहिम के तहत सरकारी कार्यालयों को ई-ऑफिस में तब्दील किया जा रहा है, जिससे जनता की समस्याओं के निवारण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार लाए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो डिजिटल इंडिया का जो उन्होंने आह्वान किया है, उसके तहत उत्तराखंड राज्य में तमाम तरह के जो हमारे कार्यालय हैं उनको ई-ऑफिस में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी के तहत आज देहरादून का जो मुख्य विकास अधिकारी का भवन है, जिला विकास अधिकारी का भवन है और तहसील जो सदर तहसील है, इन तीनों को ई-ऑफिस में कन्वर्ट किया गया है। आज उसमें ई-ऑफिस प्रणाली उनमें लागू हो गई है और उससे जो तमाम जो लोगों की जो समस्याएं हैं उनके निवारण में गति आएगी, बहुत तेजी से उनका निवारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने वाली पारदर्शी कर प्रणाली के प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस नए टैक्स प्लेटफॉर्म के तहत करदाता को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। मुख्य आयकर आयुक्त विपिन बिहारी सिंह ने सरकार के फैसले को महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर्स चार्टर करदाताओं की गरिमा, संवेदनशीलता और आयकर विभाग की जवाबदेही को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। ऑफिसर को जो असेस कर रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि वो किस शहर में किस एसएससी का असेसमेंट कर रहे हैं। यह वैसा ही है कि एग्जामिनेशन के बाद बच्चों की कॉपियां कोडिंग कर दी जाती थी, जिससे ये पता न चले और किसकी कॉपी चेक की जा रही है उसका भनक तक न मिले। ये ट्रांसपेरेंसी के तहत बहुत ज़रूरी था और इससे किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने बताया कि ये कदम करदाताओं को राहत पहुंचाने वाली श्रृंखला की एक कड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त किए जाने के साथ ही बिना पुख्ता सबूतों के करदाताओं को संशय की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। 50 लाख से कम के टैक्स इफेक्ट के केसेस जो हैं वो ट्रिब्यूनल से विड्रॉ किए जा रहे हैं। 1 करोड़ से कम के केसेस जो हैं टैक्स इफेक्ट के केसेस हाई कोर्ट से विड्रॉ किए जा रहे हैं और 2 करोड़ से सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ किए जा रहे हैं। ये जो है प्रोलॉन्ग लिटिगेशन को ख़त्म किया जाए। डिपार्टमेंट करदाताओं को शक की निगाह से तब तक नहीं देखेगा जब तक डिपार्टमेंट के पास पूरे पुख्ता सबूत हों। उद्योग संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने भी सरकार के कदम को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से ईमानदार आयकर देने वालों को बढ़ावा मिलेगा। टैक्सेशन इतिहास में ये इतना बड़ा कदम है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो अभी तक अपना आप को किसी न किसी प्रकार से जो है अपना आप को इस तरीके से पाते थे कि हम टैक्स देने के बाद भी कहीं ना कहीं उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। टैक्सेशन से संबंधित चाहे वो असेसमेंट हो, चाहे रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे अपील्स हो, चाहे स्क्रूटनी हो, वो सब जो है फेसलेस होगा। मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में एक बहुत साहसिक और ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री की इस पहल का हर वर्ग स्वागत कर रहा है। आम आदमी को उम्मीद जगी है कि पारदर्शी कर प्रणाली से देश के विकास में तेजी आएगी। व्यापारियों ने भी नई कर प्रणाली से उम्मीद जताई है कि देश में करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे देश के विकास में और तेजी आएगी। कि जो ईमानदार करदाता है, जो ईमानदार टैक्स पे इंसान है, वो अपना टैक्स अब आसानी से जमा कर सकता है, बिना किसी की रोक टोक के, बिना किसी की सिस्टम के, बिना किसी की कालाबाजारी के। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये अच्छा विजन है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कल यानी 15 अगस्त के लिए देहरादून समेत टिहरी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं तेज दौर के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
मौसम विभाग ने प्रदेश में कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। उधर नैनीताल जिले में पिछले 3 दिनों में अब तक 150 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण कई सड़कें बंद हैं, तो वहीं उफान पर बह रही नदियों के किनारे रह रहे लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। जिलाधिकारी सविन बंसल का कहना है कि जनपद के आंतरिक मार्गों को खोलने के लिए सरकारी मशीनरी 24 घंटे काम कर रही है। इसके अलावा जिले में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी मुस्तैद किया गया है। और एनएच में या एमडीआर में कोई भी सड़क बंद नहीं है। कुछ विलेज रोड्स और कुछ हमारी पीएमजी के जरूर प्रभावित हैं, तो उसमें रिस्पेक्टिव एजेंसीज कार्य कर रही हैं। सेकेंडली जो हमारे कनेक्टिविटी है, चाहे टेली कनेक्टिविटी है या फिजिकल कनेक्टिविटी है, उसमें जो वल्नरेबल स्थान है उनको चिन्हित करते हुए वहाँ पर रिक्वायर्ड मैन पावर और मशीनरी डिप्लॉय की गई है। कंट्रोल रूम में भी लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। सो अभी तक ऐसा कोई एडवर्स एरिया या एडवर्स सिचुएशन कहीं पे भी उत्पन्न नहीं हुई है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि नदी नालों और रपटों से लोगों को दूर रखने की अपील की जा रही है। साथ ही कई जगहों पर जल पुलिस और चौकी पुलिस को तैनात किया गया है। तो हमने वैसे तो नॉर्मली सभी जितने भी इस तरह के नाले हैं जो हमारे सड़कों पे आ रखे हैं, उनके दोनों तरफ हमने बैरियर्स भी डाले हैं, पुलिस को भी लगा रखा है हर जगह पे। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है लोग कुछ और अन्य जगहों से भी निकलने की कोशिश करते हैं या कोई बहुत जिद करता है, तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं उनको समझाएं या उनको फिर सपोर्टिंग के लिए हमने रस्सी भी डाल रखी है कुछ जगहों पे, तो उनको रस्सी के माध्यम से हम पार करवा रहे हैं। हमारी जल पुलिस की भी जो है हमारी टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं, काठगोदाम में वो स्टेशन रहती हैं खासतौर से, और जहाँ भी ज़रूरत होती है उनको भी हम मूव कराते हैं। चंपावत जिले में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर धौन, स्वाला, बेलखेत, चलथी और सियांडी के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने और भूस्खलन होने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण कई यात्री और वाहन फंसे हुए हैं। लगातार बारिश होने के कारण शारदा नदी भी उफान पर है, जिसे देखते हुए बैराज कर्मी समय समय पर डैम से पानी को भी छोड़ रहे हैं। वहीं चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भारी बारिश के कारण क्षेत्र में कई जगह पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जल संस्थान जगह जगह पानी के टैंकरों से पानी की सप्लाई कर रहा है। जल संस्थान के अधिकारी प्रवीण सैनी ने जल्द पानी की सप्लाई सुचारू करने का आश्वासन दिया। गंगा जो जल निगम गंगा जो है क्षतिग्रस्त हो गई थी भारी वर्षा के कारण। रात उसको चालू कर दिया गया था, लेकिन रात पुनः फिर भारी वर्षा के कारण जो विपात हुआ है उसके 3 पाइप फिर टूट गए हैं। ऐसा जल निगम के एक्शन अभी मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे अवगत कराया और वो स्वयं जो है वहाँ स्रोत पे जा रखे हैं। उसको ठीक करने के लिए संभावना है कि शाम तक वो लाइन जो है ठीक हो जाएगी और पानी मिल पाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित बैठक में 27 किलोमीटर लंबी नई रुड़की देवबंद रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्तमान में रेल लाइन देवबंद से सहारनपुर होकर रुड़की आती है। इस दूरी को कम करने के लिए ये नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रुड़की देवबंद नई रेल लाइन परियोजना को प्रारंभ करने की केंद्र सरकार द्वारा 50-50% कॉस्ट शेयरिंग बेसिस के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। बैठक में मुख्य सचिव ने इस परियोजना में आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के तहसील देवबंद के 14 गांवों के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों में तेजी लाने के लिए उनकी ओर से उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए। हरिद्वार में इन दिनों यूपीसीएल केबल को भूमिगत करने का काम चल रहा है। इस बीच कार्य में अनियमितताओं की शिकायतें आने और सड़क पर खोदे जा रहे गड्ढों से होने वाली दुर्घटनाओं से लोगों में आक्रोश को देखते हुए यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक नीरज खैरवाल ने जिले का दौरा किया। उन्होंने बैठक कर अधिकारियों को भूमिगत केबल बिछाए जाने के काम को 15 अक्टूबर तक समाप्त करने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी सी रविशंकर, मेलाधिकारी दीपक रावत के निर्देशन में टास्क फोर्स बनाकर कार्य में लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। तो पूरा एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके द्वारा ये सारा काम डेली मॉनिटरिंग किया जाएगा। और जो हमारी एक्सपेक्टेड डेडलाइन है, जैसे माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बैठक की गई थी अभी सचिवालय के अंदर और सचिव महोदया के द्वारा डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 अक्टूबर तक ये काम होना है, तो आज पूरा उसकी एक प्लानिंग की गई है कि किस प्रकार से ये काम 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म किया जाना है, कौन सी समस्या है जिनका निराकरण यूपीसीएल के द्वारा किया जाना है या प्रशासन की कहाँ पर सहयोग की आवश्यकता है। उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक हो जाए।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।